हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। लास्ट क्लास में राउल्ट्स लॉ पढ़ा था हमने, आज हम देखेंगे उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो उससे पहले जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या था। राउल्ट भैया ने ऐसा बोला कि एक कंटेनर लिया जाए, इसके अंदर दो तरह के लिक्विड भरे जाए। एक को बोल दिया हमने 1 और दूसरे को बोल दिया हमने 2। लेकिन ये लिक्विड कोई एरे गेरे नहीं, वोलेटाइल लिक्विड होने चाहिए। कैसे लिक्विड होने चाहिए? वोलेटाइल। अरे वोलेटाइल का मतलब क्या होता है रे? वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली बॉयल कर जाएं, और वेपर फेज में आ जाएं। तो भाई दो लिक्विड लिए हमने, दोनों अगर वोलेटाइल है और हमने यहाँ से इस ढक्कन को बंद कर रखा है तो क्या होगा सर? थोड़े थोड़े इनके लिक्विड्स अपनी वेपर फॉर्म में आ जाएंगी। वेपर फॉर्म में आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब राउल्स भैया ने ये बोला कि भाई जब तुमने दोनों लिक्विड को मिक्स कर लिया, अब दोनों वेपर फेज में भी आ गए, कुछ कुछ लिक्विड फेज में भी है। अब उन्होंने ये बोला कि अगर तुम इस फर्स्ट वाले लिक्विड की वेपर्स की बात करो, क्योंकि ये गैस फॉर्म में है, तो ये अपने नीचे वाले लिक्विड पे प्रेशर लगा रही होंगी कि हमें बाहर जाने दो, हम मोशन में है। गैस हमेशा मोशन में रहती है, तो वो उस पर प्रेशर लगा रहे होंगे कि अरे यार रास्ता रोक दिया। सर प्रेशर तो वो इस दीवार पे भी लगा रही होगी, इस पे भी लगा रही होगी, उस पे भी। हाँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं लिक्विड पे, कि ये जो फर्स्ट वाले लिक्विड हैं इनका प्रेशर लिक्विड पे कितना लग रहा होगा। तो राहुल भैया ने बोला कि भैया अगर फर्स्ट वाले लिक्विड की बात कर रहे हो तो उसका जो प्रेशर है उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1। फर्स्ट वाले लिक्विड का पार्शियल प्रेशर कितना है? तो भाई उसने बोला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के बराबर। उस सॉल्यूशन में उसका जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसका ऊपर पार्शियल प्रेशर। यानी कि सर नीचे जितना ज़्यादा वो सोल्यूबल रहेगा उतना ज़्यादा ऊपर उसका पार्शियल प्रेशर आएगा। हाँ, ऐसा ही होगा। जितना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन नीचे है उतना ही ज़्यादा उसका ऊपर से पार्शियल प्रेशर रहेगा। या हम उल्टा बोलेंगे सर, जितना ज़्यादा वो प्रेशर नीचे लगा रहा होगा उतनी ज़्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी होगी। तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। इसे जब खोला तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक कॉन्स्टेंट आएगा और उस कॉन्स्टेंट को बोला गया P1 नॉट। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि P1 नॉट क्या होता है। P1 नॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1, ठीक है ना। सॉल्यूशन नहीं, सब्सटेंस बोल देते हैं हम, या फिर डायरेक्ट 1 ही बोल देते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1। अब P1 नोट क्या है? P1 नोट है प्रेशर ऑफ 1 इन प्योर कंडीशन। इसका मतलब क्या है? देखो, प्योर वर्ड का खेल है, जहाँ भी तुम्हें प्योर दिख जाए मतलब वो P1 नोट की बात कर रहा है, ऊपर नोट। प्योर मतलब ऊपर नोट। ऐसा क्यों? इस P1 नोट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर इतने ही लिक्विड को तुम केवल एक कंटेनर में लो और कुछ भी मत डालो, प्योर बस 1 ही रहे, तब जो पार्शियल प्रेशर आएगा, या फिर केवल प्रेशर, क्योंकि दूसरा तो है ही नहीं, तो उसे हम बोलते हैं P1 नोट। अगर केवल हमने 1 को लिया कंटेनर में तब जो पार्शियल प्रेशर आया उसे बोलते हैं P1 नोट। अगर दोनों को लिया तब जो प्रेशर आया वो है P1। इस बारीकी को समझना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में गच्चा खा जाओगे नहीं तो अच्छा अगर नहीं खाना है तो फिर सुन लो कि P1 नोट क्या है। जब 1 को प्योर रख रहे हैं तब जो प्रेशर आ रहा है वो है P1 नोट, और जब सॉल्यूशन में हम P1 फर्स्ट वाले का प्रेशर देख रहे हैं तो वो है P1। क्लियर? सेम कहानी P2 के लिए भी लागू होगी, क्योंकि P2 भी वोलेटाइल है, तो बोला जाएगा कि P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में उसका कितना मोल फ्रैक्शन है? तो ये हो गया P2 इज इक्वल टू P2 नोट X2। P2 इज इक्वल टू P2 नोट X2। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ से हमने एक और फॉर्मूला डिराइव करा था, बहुत इंपॉर्टेंट, कि P1 प्लस P2 क्या होगा? टोटल प्रेशर, P टोटल। तो P1 की जगह रख दिया था P1 नोट X1 और P2 की जगह रख दिया था P2 नोट X2। अब हमें एक और बात पता है जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा हैंडी होती है, वो होती है कि X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1 हमेशा होगा। मोल फ्रैक्शन दो ही सोल्यूशन है तो दोनों का सम कितना होगा? 1 होगा। अब हम अगर P टोटल को केवल X1 की फॉर्म में लिखना चाहें तो X2 की जगह क्या लिख देंगे? 1 माइनस X1। X2 की जगह 1 माइनस X1 लिख देंगे तो P टोटल कितना आ जाएगा? सर P टोटल आ जाएगा P1 नोट X1 प्लस P2 नोट
1 माइनस x1। तो P टोटल आ जाएगा P1 नोट x1 प्लस P2 नोट माइनस P2 नोट x1। ठीक है, अब P2 नोट को आगे ले लिया, x1 कॉमन ले लिया, तो P टोटल आ गया P2 नोट प्लस P1 x1 P1 नोट माइनस P2 नोट। सर ये फॉर्मूला भी याद रखना है क्या? हाँ रख लो याद, ये काम का फॉर्मूला है। सर ये तो यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो बेटर क्या है, इस एक लाइन के फॉर्मूले को याद रख लो। ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्वेश्चन वैसे भी हो जाएगा, लेकिन हमारी एग्ज़ाम टाइम बचाने के लिए भी है। तुम 10 में से केवल 5 सवाल कर पाओ और 5 सही हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा है? ठीक है ना, हमें 10 सवाल सही करने हैं, हमें जल्दी करना है काम। तो एक लाइन का फॉर्मूला याद रख लो, ये तो याद ही सही सर, P1 इज इक्वल टू P1 नोट x1, P2 इज इक्वल टू P2 नोट x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, और एक ये P टोटल इज इक्वल टू P2 नोट प्लस x1 P1 नोट माइनस P2 नोट। क्लियर? ठीक है, इसे याद रख लो, अभी हाल याद करो, P टोटल इज इक्वल टू P2 नोट प्लस x1 P1 नोट माइनस P2 नोट, P टोटल इज इक्वल टू P2 नोट प्लस x1 P1 नोट माइनस P2 नोट। ठीक है, ये इसकी समरी हो गई। ठीक है, समरी ऑफ राउल्ट्स लॉ। अगर न्यूमेरिकल करना है तो इतनी जानकारी बहुत है, सारे सवाल हो जाएंगे। नोट कर लो, नोट कर लो चाहो तो, और अगर लास्ट वाली वीडियो देखी है तो बस सुन लो, क्योंकि ये सब हमने वहाँ पे नोट कर लिया था। अब करते हैं क्वेश्चन, बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, समझना। और वो क्वेश्चन तुम अगर जब खुद से कर लोगे उस तरह के क्वेश्चन, तो तुम्हारा राउल्ट्स लॉ का कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसमें सारी चीज़ें पूछ ली गई है। अच्छा, एक चीज़ और रह जाती है, वो भी सुन लो, कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि गैसियस स्टेट में कितना मोल फ्रैक्शन है, x1 x2 क्या थे, x1 और x2 है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट के, भाई लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्चर है। अगर अब तुम गैसियस में देखोगे तो गैस में भी तो दोनों के मोलिक्यूल हैं, इसके भी 1 के भी और 2 के भी, तो वहाँ अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसे हम बोलते हैं y1 और y2। ठीक है, तो y1 y2 क्या कहलाएंगे, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट। इन पे डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, ठीक है, उस फॉर्मूले को लगाओ और आंसर आ जाता है, बस इस पे ज़्यादा दिमाग वाला आज तक क्वेश्चन नहीं आया है। क्या फॉर्मूला है सर, अगर y1 निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, P1 का प्रेशर अपॉन P टोटल, सिंपल। अगर फर्स्ट वाले का मोल फ्रैक्शन निकालना है गैस में तो उसका प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, P1 नोट नहीं लिख रहा हूँ, P1 अपॉन P टोटल। तो मुझे बताओ y2 क्या हो जाएगा, P2 अपॉन P टोटल। P1 हो गया, y1 हो गया P1 अपॉन P टोटल, y2 हो गया P2 अपॉन P टोटल। सर ऐसा कैसे आया, इसका भी मैं तुम्हें रीज़न दे सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए बस इसे लर्न रखो। ठीक है, एक बार जब तुम इस चैप्टर को बार बार पढ़ लोगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है। अभी सारे कच्चे चित्ते नहीं खोलेंगे, अभी हमारा मेन है मेन कंसेप्ट को समझना और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाना। ठीक है, नोट कर लो। तो 5 फॉर्मूले हुए हैं कुल, P1 इज इक्वल टू P1 नोट x1, P2 इज इक्वल टू P2 नोट x1, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, और फिर तो 6 हो गए यार, P टोटल इज इक्वल टू P2 नोट प्लस x1 P1 नोट माइनस P2 नोट, y1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल, y2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P टोटल। अब इसमें तुम्हें फॉर्मूले के साथ साथ ये भी याद रखना है कि क्या चीज़ क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, P1 क्या है, P टोटल क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल, जो कि आपकी मोबाइल लैपटॉप जो भी है उसकी स्क्रीन पे ये रहा। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन क्या होता है, ये होता है CH2Cl2। 298 केल्विन
आर, अभी इनकी चिंता मत करो कि सर ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं क्या, नहीं रखने हैं, जब भी तो दिए हैं, जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब करेंगे इनकी बात, ठीक है। आर 200 mm of Hg and 415 mm of Hg respectively. पहला, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर of the solution prepared by mixing 25.5 gram of CHCl3 and 40 gram of CH2Cl2 at 298 Kelvin, ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इतना ऑफ CHCl3 और इतना ऑफ CH2Cl2 एट 298 केल्विन। तो चलो करो, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का क्या डिफ़ॉल्ट तरीका है, सबसे पहले गिवन चीज़ें लिख लो ताकि बार बार हमें क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर। अब देखो इसने क्लोरोफॉर्म का अलग से वेपर प्रेशर दिया है और इसका अलग से दिया है, इन्हें अभी मिक्स नहीं करा है, इसका मतलब ये इनकी प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है। तो PCHCl3 का नोट है ना, इसका प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है 200 mm ऑफ Hg। समझ में आई ये बात? सर प्योर का आपको कैसे पता चला? 90% क्वेश्चन में तो प्योर लिख के देगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म एंड प्योर डाइक्लोरोमीथेन। अगर नहीं देता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, प्योर वाला नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। क्या दिमाग लगाया कि सर इसने बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमेट दोनों दे दिया, अगर अपन इसे पी नोट की जगह पी मान लें, फिर पूछ रहा है कि टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताओ, तो इन दोनों को ऐड ही तो करना है। ऐसा क्वेश्चन तो कोई देगा नहीं अनलेस 1 मार्क में पूछा जाए। तो ऐसे भी तुम सोच सकते हो, और तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि सॉल्यूशन तो यहाँ प्रिपेयर हुआ, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग यहाँ, इससे पहले तो दोनों अलग अलग थे तो दोनों का सेपरेट वेपर प्रेशर है वो। तो प्योर CHCl3 का वेपर प्रेशर ये है और CH2Cl2 का वेपर प्रेशर है 415 mm of Hg। Now calculate the vapor pressure of solution prepared by mixing 25.5 gram of CHCl3। हमें मास दे रखा है, गिवन मास ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू 25.5 ग्राम और गिवन मास ऑफ CH2Cl2 दे रखा है 40 ग्राम, और हमसे पूछ रहा है टोटल P निकालो, P टोटल निकालो, ठीक है। अब हमें पता है कि P टोटल है क्या, P टोटल का एक तो फॉर्मूला है सिंपल, P1 प्लस P2, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर। दूसरा फॉर्मूला जो टफ वाला है वो क्या है, वो है P2 नोट प्लस x1 P1 नोट माइनस P2 नोट। सर कौन सा लगाएं? कोई सा भी लगा सकते हो। कैसे? देखो P नोट दे रखा है, हमें ये पता है राउंड्स लॉ से कि सर P ऑफ CHCl3 क्या होगा, P नोट ऑफ CHCl3, P1 इज इक्वल टू P1 नोट और x1, हाँ या ना, यही होगा। P1 इज इक्वल टू P1 नोट x1। सर x निकालना है तो फिर P आ जाएगा P1। CHCl3 को अपन 1 मान लेते हैं, ठीक है, CHCl3 को मान लिया 1 और CH2Cl2 को मान लिया 2। तो P2 नोट अपन को दे रखा है, ये क्या हो गया P2 नोट, और ये क्या हो गया P1 नोट। क्या निकालना है? बस x1 निकालना है। अब x1 क्या होता है? सर x1 होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, हाँ या ना। पर सर अपन को दोनों के मोल्स तो पता ही नहीं है, मोल्स तो दिए नहीं है, पर क्या चीज़ दी है, गिवन मास दिया है, तो क्या मोल्स निकाल लोगे? सर मोल्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास ऑफ फर्स्ट अपॉन मोलर मास ऑफ फर्स्ट। तो गिवन मास कितना है CHCl3 का 25.5 अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा भाई, मोलर मास कैलकुलेट कर लो CH3 का कितना हो जाएगा। सर C कार्बन प्लस 1 प्लस
क्लोरीन का कितना होता है भाई 35 होता है ना, 35 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 12 और 3, 12 और 1 13, और 35 3 जब 105, तो ये हो गया 118। सही है क्या मेरी कैलकुलेशन? हाँ, तो ये आ गया 118। क्लियर? अब N2 निकालेंगे। N2 क्या हो जाएगा? देखो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में, ये जैसे NCERT का एग्जाम्पल है, बहुत शानदार एग्जाम्पल है, तो इनमें कैलकुलेशन की परवाह मत करना, कंसेप्ट की परवाह करना, ठीक है? इन्हें कैलकुलेट करो, तुम्हारे भी हाथ थोड़े अच्छे से साफ होंगे। बायो वाले बच्चों को ज़्यादा डर लगता है तो वो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा करो कैलकुलेशन, उससे भागो मत, ठीक है? तो कैलकुलेशन करेंगे अपन दोनों की। थोड़ी बहुत गंदी कैलकुलेशन आएगी तो ठीक है, 90% चांसेस है कि एग्जाम में गंदी कैलकुलेशन पूछी नहीं जाती है, बट अगर पूछ लिया जाए तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। N2 कितना हो जाएगा सर? मास ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 40, मोलर मास कितना हो जाएगा भाई? सर कार्बन 1 प्लस हाइड्रोजन 2 प्लस 35 इंटू 2, क्लोरीन 2, तो ये हो गया 12 और 2 14, और ये हो गया 84, 70 प्लस 14 84। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर मैं रब करूँगा इधर वाला। चल सर ये क्यों रब कर दिया? 200 mm ऑफ Hg। P2 नोट कितना था? 415 mm ऑफ Hg। इसे हटा देते हैं। x1 निकालना चाहते हैं तो पहले n1 की टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 118 है, अगर अपन क्लोरीन का मास 35.5 ले लें जो एक्यूरेट है इंटू 3, तो फिर ये आ जाएगा 119.5। अब जिन बच्चे जो कुछ बोलेंगे कि सर मुझे तो क्लोरीन का मोलर मास नहीं पता है, तो जाके याद करो 1 से 20 तक के मोलर मास तुम्हें याद रहने चाहिए। और यहाँ क्या आ जाएगा सर 35.5, तो ये आ जाएगा 85। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 85 और यहाँ आ जाएगा 119.5। अब इसे जब अपन ने सॉल्व किया तो N1 आ जाएगा अपना, इसे लगभग मान लेते हैं 25/120। लगभग अगर अपन सॉल्व करने जाएं तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, तो 0.21 आ गया भाई N1। और N2 कितना आ जाएगा? N2 आ जाएगा 40/85, यानी कि 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 0.4, 17 4 ज़ा 68, 17 7 ज़ा 47, 0.47। सर आप तो इतनी फास्ट कर लेते हो, हम थोड़ी ना करेंगे। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है? और अगर कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हो कर लो। यहाँ पे मेन काम कैलकुलेशन नहीं है, मेन काम कंसेप्ट है। N1 और N2 आ गए, अब X1 आ जाएगा। जब भी बड़ी कैलकुलेशन होती है ना, हम क्या खो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। भाई हमें निकालना था P टोटल के लिए X1 की ज़रूरत पड़ी, X1 के लिए N1 और N2 की ज़रूरत पड़ी, तो N1 और N2 निकाल लिया। अब X1 अपना आ जाएगा N1/N1 प्लस N2, तो कितना आ गया है 0.21/0.68। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 21/68 आ गया X1। इसे पॉइंट में ले आए हैं अपन, तो पॉइंट में कितना आ जाएगा भैया? 0.28 करीब, ठीक है, 0.28 करीब आएगा ये पॉइंट में। X1 की वैल्यू आ गई। अब P टोटल का फॉर्मूला लगा देते हैं। P टोटल कितना हो जाएगा? अब या तो तुम X1 आ गया, X2 भी निकाल लो 1 माइनस X1 करके, तो वहाँ से P1 और P2 निकाल लो। लेकिन मुझे सिंस डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। P2 नोट प्लस X1, P1 नोट माइनस P2 नोट। तो P2 नोट की वैल्यू कितनी है 415, प्लस X1 की वैल्यू कितनी है 0.28,
प्लस P1 नोट की वैल्यू कितनी है 200 माइनस P2 नोट की वैल्यू कितनी है 415। तो ये हो गया 415 प्लस, सर इसी यूनिट में रख देंगे क्या? हाँ, अगर सारी यूनिट सेम है प्रेशर की तो उसी यूनिट में खेलना है। 0.28, 200 में से 415 गए तो कितने बचेंगे -215। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 215 इंटू 28 इंटू 0206 और 2 के बाद पॉइंट, तो ये आ गया अपना 415 प्लस माइनस -60.20। तो P टोटल कितना आ जाएगा भाई? 415 में से 60.20 माइनस करेंगे तो 8453, 354.8 mm ऑफ Hg। इतना ही आ रहा है क्या? लेट मी चेक। हाँ, लमसम इतना ही आ रहा है, लमसम इतना ही हमारा आंसर आएगा, 354.8 mm ऑफ Hg। सर इतना चलता है क्या? हाँ चलेगा। तो क्या किया हमने, एक और बार देख लेते हैं। हमें P1 नोट P2 नोट दे रखा था, देखो P1 नोट P2 नोट दे रखा था, दोनों का मास दे रखा था, तो मास दे रखा था तो वहाँ से हमने मोल्स निकाल ली। मोल्स आ गए तो x1 और x2 भी आ जाएंगे। x1 हमने निकाल लिया, पहले हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास से मास निकाला, उसके बाद फिर ये गिवन मास अपॉन मोलर मास से मोल्स निकाल लिए, मोल्स से x1 आ गया और फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दिया। समझ में आया? हाँ भाई, पॉज करके नोट कर लेंगे जल्दी से। चलो आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन और करेंगे। ये क्वेश्चन था पूरा कंसेप्चुअल, ठीक है, इससे हमें किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना है वो समझ में आया। अब एक क्वेश्चन तुम खुद करके दिखाना मुझे, ईजी सा क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है। देखें हम कर पाते कि नहीं कर पाते। 2 मार्क्स में आया था। चलो क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B are 450 mm and 700 mm of Hg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, कंसंट्रेशन ही, तो कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन ही होता है, आप ध्यान रखना, ऑफ लिक्विड मिक्सचर if total vapor pressure is 600 mm of Hg। सवाल है also find the composition in vapor phase, also find the composition in vapor phase। 3 मार्क्स में पूछा गया था ये, ठीक है। चलो ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो खुद से। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, तो प्योर बोल दिया भाई, प्योर बोल दिया तो इसका मतलब PA नोट हमें दे दिया 450 mm ऑफ Hg, PB नोट हमें दे दिया 700 mm ऑफ Hg। टेम्परेचर का कोई खेल होता ही नहीं है, तो फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी कि XA और XB हमसे पूछ रहा है, कंपोजिशन का मतलब है मोल फ्रैक्शन। इफ़ टोटल वेपर प्रेशर इज, है ना, अब याद रखना हमेशा, 600 mm ऑफ Hg, P टोटल दे दिया अपन को 600 mm ऑफ Hg, X से XB पूछ रहा है, हो जाएगा अपना काम। कैसे? P टोटल का फॉर्मूला बताओ मुझे। सर P2 नोट प्लस X1 P1 नोट माइनस P2 नोट। अब 2 की जगह लिख देते हैं B, 1 की जगह लिख देते हैं A और 2 की जगह लिख देते हैं B। तो हमारे पास PA नोट PB नोट की वैल्यू है, XA आ जाएगा क्या? हाँ या ना? तो चलो रख देते हैं, 600 इज इक्वल टू PB नोट कितना है 700 प्लस XA तो निकालना है, PA नोट कितना है 450
माइनस 700। देख लो बोर्ड में एकदम इजी कैलकुलेशन आती है, क्लियर है बात? तो कैलकुलेशन से कभी मत डरना। तो ये 700 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस 600 माइनस 700 इज इक्वल टू एक्स ए। 450 माइनस 750 कितना हो गया भाई? 700 कितना हो गया? माइनस 250। सर एम ऑफ एच जी में ही चलने दें। हाँ मैंने बोला सारी यूनिट अगर सेम है तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 600 में 700 गया तो माइनस 100, ये हो गया एक्स ए इंटू माइनस 250। तो माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया, तो एक्स ए कितना आ गया? सर 25 डिवाइड में जाएगा तो 10/25 यानी कि 2/5 यानी कि 0.4। अगर एक्स ए 0.4 है तो एक्स बी कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स ए। एक्स बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो जाता है? 1। तो 1 माइनस 0.4, तो एक्स बी कितना आ गया? 0.6। हो गया काम ख़त्म। फर्स्ट क्वेश्चन तो अपन ने सॉल्व कर दिया कि भाई एक्स ए और एक्स बी निकाल दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज की कंपोजिशन का मतलब क्या है? हमसे वाई ए और वाई बी भी पूछ रहा है, क्लियर? तो कैसे निकालेंगे भाई? पी टोटल का फॉर्मूला लगा के एक्स से एक्स बी आ गया। वाई ए वाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? सर वाई ए होता है पी ए अपॉन पी टोटल। तो पी ए पता है क्या अपन को? नहीं पता है। पी ए नोट पता है, लेकिन पी ए निकाल सकते हैं ना। कैसे सर? पी ए क्या हो जाएगा? राउल्स लॉ, पी ए नोट इंटू एक्स ए। तो पी ए नोट कितना है? 450। एक्स ए कितना है? 0.4। तो कितना आ जाएगा ये? 180। हाँ या ना? 180 आ गया। अब इसे यहाँ रख देते हैं, तो पी ए की वैल्यू हो गई 180। पी टोटल कितना है? पी टोटल है 600। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो सर ये हो गया 0 से 0 गया, 6 3 18, 6 10 यानी कि 0.3। तो अपना वाई ए आ गया 0.3। और सिंस ये भी मोल फ्रैक्शन ही है, मोल फ्रैक्शन ये बस कायम में गैसियस फेज में, तो वाई बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई ए। हमेशा किसी एक को निकाल रहे हो, दूसरा क्या हो जाएगा? 1 माइनस दूसरा। समझ में आई बात? ठीक है, वाई ए निकाल लिया तो वाई बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई ए। मोल फ्रैक्शन है तो ऐसे ही एक्स बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए। तो 1 माइनस 0.3, तो आंसर आ जाएगा 0.7। समझ में आई बात? ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना घर पे, इन्हीं को दोबारा करके देखना, देखें होते हैं कि नहीं होते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।